बड़ी है कि मणिकर्णिका घाट जो काशी का बड़ा घाट है उस पर आर पार हो गया। सबसे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज कहां थे। योगी जनता दरबार लगा रहे थे। जनता दरबार में एक महिला अपना दर्द बता रही थी, उसके बच्चे से कोई योगी दुलराते नजर आए। और बड़े ऑपरेशन से 4 पॉइंट खून यहाँ से आदेश हुआ सर, आपने आदेश दिया तो 4 पॉइंट। अच्छा एक मुझे दे दीजिए, एक मुझे दे दीजिए। अरे हाँ दे दीजिए, दे दो और उसको दे दो। तो ये खाएगी हैं? अकेले खाएगी सब? और कौन कौन को दे दो? दे दो, उनको दे दो ना। अरे तो स्कूल जाती है, स्कूल जाती, स्कूल स्कूल पढ़ेगी। हाँ करो हाँ। अरे और मिलेगा चॉकलेट हैं? एक दे दो उनको। अरे दे दो। अच्छा उनको ये लो। सर उसके बाद अब मतलब वो कहाँ क्या करता है? वो मतलब उनके मौसा लोग सब लोग पैसे वाले हैं, तो वो थाने में पैसे दे देते हमारे सामने। एसओ सर ने गाली दिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। इसको देखो, कार्रवाई कर, वहाँ बोलो इनको उनके घर में कब्जा कराओ। मंदिर में रहते हैं, बिटिया लेको तो ये छोटी बिटिया। तो योगी जनता दरबार लगा रहे थे और फरियादों की फरियाद सुन रहे थे, जो अपनी फरियाद लेकर जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बनारस में, वाराणसी में जो बुलडोजर एक्शन हुआ उस पर अब आर पार की लड़ाई है। पप्पू यादव पर एफआईआर हो गई। तो पप्पू यादव का कहना है वो किसी से डरते नहीं है, बेशक उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। आज घाट पर जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। बनारस में लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट हो रहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। दूसरी तरफ पप्पू यादव को जब पता चला कि उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की उस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो कह रहे बनारस सनातन का जो इतिहास है, या बनारस को जिसने बनाया अहिल्याबाई ने, आप उसकी मूर्ति तोड़ दी दोस्तों के लिए। क्या हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को मिटाएंगे? अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पर क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? ये काहे का डर भाई, और काहे का डराना? आप सनातन के लिए एक बार नहीं 1000 बार मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, लेकिन आपके सनातन की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता और इतिहास को हम खत्म होने नहीं देंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं वो डरने वाले नहीं। दूसरी तरफ बनारस में ही, काशी में ही दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा था। पुलिस कह रही थी जिनकी दुकानें बंद हैं वो आकर ताला खोलें। आप बाहर आके ताला खोलिए। पवन संख्या 43/175, पवन संख्या 43/175 को सूचित किया जाता है कि आप ताला खोलिए। एक साइड से यातायात के माध्यम तक करिए, चलते रहिए, एक साइड से चलते रहिए आप लोग। पवन संख्या 43/175 को सूचित किया जाता है। उसके बाद रोज दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है। आज भी हथौड़ा चल रहा था उन घरों पर जिन्हें हटाया जाना। क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? मणिकर्णिका पर नई महाभारत छिड़ गई है। सवालों के तीर और विरोध की आवाज बढ़ने लगी है। काशी में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन हुआ तो सियासी टेंशन और बढ़ गई है। काशी के घाट पर बुलडोजर को लेकर आर पार छिड़ गई है।
योगी ने ऐलान कर दिया है कि एआई के जरिए जो लोग साजिश और दुष्प्रचार में लगे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा। उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अफवाह फैलाने के आरोप में पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ है, तो वो भड़क उठे, योगी सरकार को चुनौती दे दी और कह दिया कि पप्पू यादव न किसी से डरा है और न कभी डरेगा। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? अब भाई आपको तो बताऊं किन तस्वीरों पर एफआईआर हो रही। बहुत सी झूठी तस्वीरें तैर रही हैं सोशल मीडिया पर कि बनारस में बुलडोजर चल रहा है, वाराणसी में बुलडोजर चल रहा है, घाट हटाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़ दिया गया। एक ये तस्वीर है, ये एआई इमेज है, आप देख रहे हैं एआई इमेज। एक तरफ नंदी आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीर है, लेकिन यहां कोई बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को फॉरवर्ड कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये तो सिर्फ तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको विजुअल दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये चलचित्र आप देख रहे हैं जो उसी मंदिर का है जो पूरी तरह सही सलामत है। अब देखिए, अब इस पर घमासान हुआ क्योंकि जिन्होंने फर्जी तस्वीर साझा की उन सब पर एफआईआर हो गई। तो पप्पू यादव कह रहे हैं पप्पू यादव ना किसी से डरा है और ना कभी डरेगा। सनातन के लिए एक नहीं 1000 बार मिटना पड़ेगा तो हम 1000 बार मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की सभ्यता और इतिहास खत्म होने नहीं देंगे। यूपी सरकार हमारी परंपराओं को खत्म करने में लगी हुई है। बनारस को जिसने बनाया उन अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी गई। आप मणिकर्णिका के कई मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हम सवाल उठाते हैं तो एफआईआर करके डरा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं, वो मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं, लेकिन वो बीजेपी वाले क्या जाने जो हर बात पर एआई कह रहे हैं। अब तो जनता भी बीजेपी वालों से सवाल पूछ रही है, जब सब कुछ एआई से हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं सरकार हमें तो बहुत जेल भेजती रहती है, उन लोगों को भी पकड़े और फौरन जेल भेज दे जिन लोगों ने मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने शिवलिंग और मूर्तियों का अपमान किया है, नहीं तो हम मूर्ति को तोड़ने वालों पर केस दर्ज कराएंगे। अब देखिए, इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा देवी अहिल्याबाई की मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित रखी गई। जब जीर्णोद्वार पूरा हो जाएगा तब प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार करना गंभीर अपराध है। एआई से तस्वीर बनाने वालों को कड़ी चेतावनी देते हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। अब आपको दिखाऊं मणिकर्णिका अब तक कैसा था और जो बनकर तैयार होगा वो कैसा होगा। जो तस्वीर जारी की गई है वर्तमान और प्रस्तावित दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ वर्तमान और उसके बाद किस तरह का बनकर तैयार होगा, कैसे अब तक अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद नई इमारत कैसे होगी, ये तस्वीरें साझा की गई हैं। इसी पर सियासी बवाल मचा है। उनसे देश को बताए क्या ये सनातन को आप भेज देंगे, गिरवी रख देंगे क्या? कर्णिका मंदिर को तोड़ करके डेवलपमेंट की उम्मीद उद्योगपति के लिए करें? अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ताकत है उसको जो है वो अराजकता और उद्दंडता की आफत नहीं बनने देना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की, काल्पनिक भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरह से जो ना आस्था के हितैषी है और ना ही जो है वो समाज के सौहार्द और समाज की भलाई के हितैषी है। ये देखिए, ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। ये सुमित्रा महाजन जी ने भी इस पर बयान दिया है। सुमित्रा महाजन जी ने भी इस पर बयान दिया है। ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो आप मंदिर तोड़ दोगे, प्राचीन मंदिर तोड़ दोगे, खंडित मूर्ति क्या पुनः स्थापित हो सकती है? मेरी जानकारी अगर अधूरी है हो सकता है,
लेकिन खंडित मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। सरकार के प्रयास की जो प्रशंसा करता है ये विपक्षियों को रास नहीं आता है। जो वहां उसको विकसित और व्यवस्थित करने का काम जो सरकार कर रही है ये विपक्षियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहा रहा है। अब देखिए, एक तो काशी में बवाल हंगामा, दूसरा हंगामा एक दूसरे धार्मिक क्षेत्र काशी के बाद प्रयागराज में हुआ। यह तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। शंकराचार्य पहुंचे थे पालकी से, पुलिस ने उन्हें रोका कि आपको नहीं जाने देंगे, पालकी से उतर कर जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो शंकराचार्य रात भर वहीं बैठे रहे। अगली तस्वीर देखिए, रात भर वहीं बैठे रहे, वहां से हिले नहीं, अब अनशन पर हैं। शंकराचार्य ने अन्न और जल सब छोड़ दिया है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुआ। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मंगल भवने हमारी काल जाए न जाए, रघुकुल रीत सदाए राम, बिनु सत शंकर। और इतना ही नहीं, वहां प्रयागराज में भी कंप्यूटर बाबा आज वहीं प्रयागराज में ही लेट गए। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। और अब देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं माघ मेले में रथ यात्रा रोके जाने बहुत नाराज हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में संगम के पास ये अनशन पर है। पुलिस उन्हें जहां छोड़ गई थी वो वहीं धरने पर बैठ गए। 24 घंटे से अनाज का एक दाना नहीं लिया, जल त्याग दिया है। धरने पर बैठे शंकराचार्य ने माघ मेले में बड़ा ऐलान कर दिया, कहा जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता हम आश्रम नहीं जाएंगे। प्रण लेते हैं कि मेले में हर बार आएंगे लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक अनशन पर रहेंगे और हम गंगा या संगम स्नान भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें परेशान किया जा रहा लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। प्रशासन चाहे जितनी बाधा पैदा करे, हमारा अवरोध हर बाधा पार करेंगे। अब तक हम पैदल जाते थे लेकिन अब जहां भी जाना होगा पालकी में ही जाएंगे। चैत्र मास में 10 और 11 मार्च को दिल्ली में हजारों लाखों संत एकजुट होंगे। प्रशासन ने यहां अपनी ताकत दिखाई, हम वहां एकजुट होकर ताकत दिखाएंगे। यूपी के माघ मेला प्रशासन ने जो किया वो माफी लायक भी नहीं है। हमें बार बार पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान भी हुई थी। अगर हम उतरते और पैदल चलते तो भीड़ में हमें मार दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता और सारा दोष शंकराचार्य पर मढ़ देते। साधु संत और सन्यासियों के प्रति हम पूरी टीम संवेदना और श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। प्रशासन कह रहा है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उद्दंडता की है। पुलिस जो आरोप लगा रही उसका सीसीटीवी सबूत दे, हम भी सच देखना चाहते हैं। सुनिए जरा इस पूरे घमासान पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। कल सवेरे 9 बजे अपने शिविर से संगम स्नान करने के लिए निकले थे। उसके बाद से प्रशासन ने हमको स्नान नहीं करने दिया, हमारा अपहरण कर लिया
हमारे लोगों को हमसे दूर कर दिया और कई जगह घुमाते घुमाते ला करके हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो जहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया वहीं पर हम बैठे हुए हैं। किस चीज़ की परमिशन? माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे कि बपौती है उनकी, उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा। अब देखिए, शंकराचार्य के साथ जो हुआ ये पहली बार नहीं हुआ और योगी राज में नहीं हो रहा, ये अखिलेश राज में भी हुआ। एक तस्वीर बहुत वायरल है 2015 की, जब अखिलेश यादव सरकार में थे उस वक्त की तस्वीरें देखिए। शंकराचार्य को पुलिस लाठियों से पीट रही। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, 2015 की तस्वीर है। शंकराचार्य प्रतिमा विसर्जन करने पर काशी में अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया था। लेकिन अब जो शंकराचार्य के साथ हुआ उसके खिलाफ देखिए सियासत भी शुरू हो गई। उद्धव सेना के नेता मुंबई में शंकराचार्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, सियासतदानों को भी मौका मिल गया शंकराचार्य के नाम पर सियासत करने का। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता? कह रहे हैं सरकार धर्म के नाम पर राजनीति और संतों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य स्वामी का आखिर अपराध क्या है? वो आपकी जय जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ऐतराज जताते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं यूपी पुलिस अब संविधान से नहीं सत्ता से चल रही है। सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और असहमति को कानून व्यवस्था का नाम देकर कुचल दो। धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। पूरा देश बीजेपी का मॉडल और ये सब देख रहा है। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं मौनी अमावस्या पर माघ मेले में 3-4 करोड़ लोगों की भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ में अस्थिरता और भगदड़ का डर होता है। प्रशासन ने शंकराचार्य से 100 मीटर पैदल चलने का अनुरोध किया था, लेकिन वो पालकी से नहीं उतरे और उनके शिष्य पुलिस से भिड़ गए। जबकि शंकराचार्य को ऐसे मौके पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं सरकार संतों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही। कई मौकों पर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है। संत केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक चेतना का भी प्रतीक हैं। उनकी आवाज को दबाया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हर्षा रिछारिया कह रही हैं शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो दहला देने वाला है। पुलिस प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, पर कैसे भूल सकते हैं कि हमारी संस्कृति और धर्म में संत और नारी सम्मान सर्वोपरि है। रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, वो कह रहे हैं साधु संत माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में देख रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था में भी संतों को भी सहयोग देना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद हमारे पूज्य हैं, पर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि मेले में जब लाखों की भीड़ है और पुलिस दिन रात लगी हुई है, तब ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे इंतजाम बिगड़े। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? शंकराचार्य जी से जो पुलिस ने व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है। माघ मेला चल रहा है, कल ही मौनी अमावस्या था। वो अपने पूरे दल बल के साथ वहां स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार उनको रोका गया,
उनके भक्तों पर लाठीचार्ज की गई। आज 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये साधु संतों का सम्मान कहाँ रहा? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आज सनातन के जो अच्छे रक्षक हैं, सच्चे रक्षक हैं, आज उनको अपमानित होना पड़ा है। उनके जो शिष्य थे उलझ गए, मारपीट की घटना की आरोप लगाया उनके शिष्यों ने कि पुलिस ने मारपीट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना था कि हमें जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तो वो हमें उससे निपटने की आवश्यकता थी। तो अब हम लोग ने ये सुनिश्चित किया कि कल कम से कम भगदड़ की स्थिति नहीं हो। नहीं तो आप सोच रहे एक अप्रिय घटना से 4 करोड़ लोग जहां जुटे हैं वहां किस तरह की भगदड़ की स्थिति हो सकती है। मारा गया एक संत का वीडियो में देख रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो रो रहे हैं कि मुझे जूतों से मारा गया, 85 वर्ष की मेरी अवस्था है और पहली बार जूतों की जो है मैंने मार खाई है। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य हो रहा है। योगी जी की जो सरकार है वह हिंदुत्व की और सनातन की सरकार मानी जाती है और योगी जी अभी तक मौन है। प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। माफी मांगते तो हम इन्हें माफ करेंगे, अगर नहीं मानते तो विशाल आंदोलन उत्तराखंड पावन भूमि से हम तैयार करेंगे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर यूपी से आई है तो सियासी लेकिन है निजी भी। अखिलेश के भाई अपर्णा से तलाक लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अखिलेश फैमिली में अखिलेश यादव के अलावा उनके भाई भी हैं, प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव। ये अपर्णा यादव प्रतीक की तस्वीर है, लेकिन आपको याद होगा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे अपर्णा यादव सपा की बहू होकर, मुलायम की छोटी बहू होकर बीजेपी में आ गई। 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी में आई और उसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हो गई। उनका कद और पद दोनों बढ़ा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक और अपर्णा की तस्वीर है। अब प्रतीक अपर्णा से तलाक लेना चाहते हैं, प्रतीक इस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं। यह प्रतीक ने बाकायदा इंस्टा पर ऐलान किया, सोशल मीडिया पर प्रतीक ने पोस्ट किया है, अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, फोटो साझा की है, परिवार की डिस्ट्रॉयर अपर्णा को बताया है और कहा है वो अपर्णा यादव से अलग होना चाहते हैं। सिर्फ एक पोस्ट नहीं, अब से कुछ वक्त पहले एक और पोस्ट प्रतीक ने किया उसी तरह का कि किस तरह से रिश्ता तोड़ा मां के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ। एक और पोस्ट किया है ये सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए। क्या बीजेपी में बढ़ती जिम्मेदारी अपर्णा यादव के रिश्ते पर भारी पड़ रही है? क्या मुलायम परिवार की बहू को समाजवादी पार्टी छोड़ना और बीजेपी का झंडा बुलंद करना महंगा पड़ रहा है? अखिलेश के भाई ने अपर्णा से तलाक का जो ऐलान किया उसके पीछे अपर्णा का बीजेपी में बढ़ता कद है। तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? संघ के प्रिंसिपल्स हमारे अंदर सब में जीवित है। क्या अखिलेश परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा? पहली बार उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी से जुड़ा और अब वो पुराने परिवार और पार्टी को ही आंखें दिखा रहा है, या फिर एक महिला का आजादी के साथ आगे बढ़ना रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है? अब देखिए बवाल क्या है। क्या सिर्फ इसलिए कि अपर्णा यादव बीजेपी में है उससे रिश्ते खराब हुए? अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक क्या अपर्णा यादव से तलाक लेंगे? 14 साल पुराना दोनों का पति पत्नी का रिश्ता टूटने वाला है। क्या अपर्णा के बीजेपी में होने से अखिलेश परिवार से रिश्ता खत्म होने वाला है? प्रतीक ने सोशल मीडिया पर खुद रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया। प्रतीक ने अपर्णा की फोटो पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। अपर्णा पर एक फोटो तस्वीर साझा की जो मैंने शुरू में आपको दिखाई। कहा मैं इस मतलबी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इस महिला ने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एक ही मकसद है मशहूर और प्रभावशाली बनना। अभी मैं बहुत खराब मानसिक हालत से गुजर रहा हूं, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैंने ऐसा बुरा शख्स पहले कभी नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। मुलायम यादव की बहू अपर्णा सियासत में शुरू से सक्रिय है। 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई। यूपी में 2022 के चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर बीजेपी में आ गई। चुनाव में खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार किया, सपा का विरोध किया। कई मुद्दों पर अपर्णा ने अखिलेश के बयानों पर भी निशाना साधा। 2024 में अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। सियासत में अपर्णा की तरक्की क्या निजी रिश्तों पर भारी पड़ रही है? क्योंकि प्रतीक ने पिछले साल भी अपर्णा के खिलाफ 3 पोस्ट किए थे। लिखा था अपर्णा ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। सबूत के साथ
मैं सभी को इस बारे में बताऊंगा। अपर्णा की सच्चाई और अतीत मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वो जो भी करती हैं पैसे और पावर के लिए करती हैं। बाद में प्रतीक ने सोशल मीडिया से वो तीनों पोस्ट डिलीट कर दिए थे। इस बार तलाक वाली पोस्ट पर प्रतीक और अपर्णा ने कुछ नहीं कहा अब तक। अपर्णा के भाई का दावा है कि प्रतीक का इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो गया है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे सियासतदान। मैं समझता हूं कि उनका निजी मत है और निजी चीजें हैं। इस पर टीका टिप्पणी जब तक अपर्णा जी की नहीं आ जा सकती है तब तक इस पे कुछ कहा जाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई किसको डिवोर्स देता है, कौन क्या करता है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला होता है। स्वाभाविक तौर पर है, सोशल मीडिया पर आज विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि AI जो वर्तमान समय बहुत प्रचलित है, कुछ भी बना दिया जा रहा है। हम ही लोगों का कई ऐसे वीडियो बना करके डाल दिए जा रहे हैं जो हमको खुद ही नहीं पता है। तो अब तो जांच का विषय है। लेकिन अगर उनके इस प्रकार के इंटरनल मामले हैं तो उसको पॉलिटिकल तुल न दिया जाए। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल तुल न दे करके बल्कि उनका फैमिलियर मामला है, वो पारिवारिक मामला है, अपना वो जैसे चाहते हैं उसे समझें। अब आइए आपको बताऊं कि प्रतीक और अपर्णा कब मिले, कब उनकी शादी हुई और प्रतीक और अखिलेश का रिश्ता क्या। दरअसल प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। मतलब वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक पहली बार अपर्णा से मिले। मूल रूप से उत्तराखंड की अपर्णा तब सिर्फ 12 साल की थी। कहते हैं तभी से दोनों की दोस्ती और लव स्टोरी शुरू हो गई। प्रतीक ने पहली बार ईमेल के जरिए अपर्णा को प्रपोज किया और ईमेल और फोन से बात होती रही और दोनों और करीब आ गए। प्रतीक यादव अपर्णा दोनों ने ब्रिटेन जाकर पढ़ाई लिखाई की। प्रतीक ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA की पढ़ाई की है, जबकि अपर्णा ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली है। 2011 में मुलायम के पैतृक गांव सैफई में दोनों की भव्य शादी हुई। मुलायम की बहू बनने के बाद अपर्णा सियासत में आ गई, जबकि प्रतीक का रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस है। प्रतीक और अपर्णा लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच जब रिश्ते तोड़ने वाला पोस्ट सामने आया तब अपर्णा चेन्नई में है और प्रतीक विदेश में मौजूद है। सुनिए जरा इससे पहले अपर्णा यादव क्या कह चुकी हैं। हर विरोधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने जो भी बात बोली होगी प्रेस के सामने, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खोज करके ही उन्होंने कुछ बोला होगा और समस्त रूप से तथ्य इकट्ठे करे होंगे तभी ये बात बोली गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ही एक ऐसी संस्था है जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर इतना बृहद आयोजन हुआ। किसी ने जब इस संस्था जब शुरू हुई थी ये नहीं सोचा था कि इतना समय तक ये सस्टेन करेगा, पर जो कि मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के बल पे और जो फिलॉसफी है इसके पीछे, मुझे लगता है उसकी वजह से आज भी संघ के प्रिंसिपल्स हमारे अंदर सब में जीवित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से विश्व पटल पर भारत का मंचन हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा गौरवशाली पल है।